हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओलिवेटनी विजडम। दोस्तों, लगभग आज से 6 साल पहले मैंने अपना चैनल शुरू किया था और उसके बाद से आप लोगों का भरपूर प्यार मिला, फॉलोअरशिप बढ़ी, सब्सक्राइबर बढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1,32,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। और इनमें से अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो कम से कम 20,000 लोग तो ऐसे होंगे जो हार्डकोर पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। तो उनके सबके जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब ये लगाइए कि मेरे हिसाब से, क्योंकि आज तक मैं लगभग 500 से ज़्यादा फीड फार्मूलेशंस बना चुका हूँ, 500 से ज़्यादा लोगों को फीड फार्मूलेशंस दे चुका हूँ। तो कम से कम उन 20,000 लोगों में से 5,000 तो ऐसे होंगे जो अपना फीड बनाते होंगे। तो इस वजह से मेरा जो एक्सपीरियंस डेवलप हुआ उस पर्सपेक्टिव से, जो चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं न्यूट्रिशन के तौर पे, नई नई रिसर्चेज आती रहती हैं, रिसर्च पेपर्स आते रहते हैं, मार्केट में जो फीड इंग्रेडिएंट्स की अवेलेबिलिटी है उनकी क्वालिटी को लेकर, और जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं उनकी क्वालिटी को लेकर, उनमें क्या क्या फ्रॉड किए जाते हैं और किस दवाई को किस मतलब पर्सपेक्टिव में यूज़ कर सकते हैं या करना चाहिए, ये एक्सपीरियंस काफ़ी रिच हो गया। बता इस वजह से रहा हूँ इस वीडियो में ये बात, क्योंकि आप ही लोगों से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसे फिर मैं और रेक्टिफाई करता हूँ। जो रिसर्चेज हो चुकी हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे उन्हें देखता हूँ, किताबों को देखता हूँ। खुद की मेरी अपनी एक छोटी सी फार्मिंग है, वहाँ पे जब से फीड बनाना शुरू किया है तो उस एक्सपीरियंस में बहुत तेज़ी से और इम्प्रूवमेंट हुआ। तो कई सारी चीज़ें देखकर मुझे ये महसूस होता है अब वीडियो बनाते हुए कि आप लोगों तक कुछ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं बनाऊं, मतलब ऐसी चीज़ें पहुंचाई जाएं जिनका फील्ड में रिलेवेंस ज़्यादा हो, चाहे वो फील्ड में काम करने वाला वेटनेरियन हो, कोई कंसल्टेंट हो, या फिर कोई आम फार्मर हो, है ना। बहुत से फार्मर हैं, पिछले मतलब फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, 20-20 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी जगहों पर अक्सर अटक जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि हम प्रोग्रेस नहीं करते हैं, हम किसी से कुछ डिस्कस नहीं करते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि चाहे कोई भी हो, फार्मर हो, उससे भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ये वीडियो इसी वजह से मैंने बनाई कि एक फार्मर है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि प्रीमिक्स भी हम लोग मतलब बनाते हैं, प्रीमिक्स बना के देते हैं, बहुत सारे फार्मर प्रीमिक्स लेते हैं। तो उनके साथ तो मैं अब रेगुलर 1-to-1 टच में रहता ही हूँ, क्या क्या उनके यहाँ डेवलपमेंट हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो मतलब देखता रहता हूँ। तो उससे भी काफ़ी चीज़ें मुझे मिलती रहती हैं, पता चलती रहती हैं। तो ये भी उसी मतलब एक फार्मर के यहाँ से वीडियो आई और कुछ फ़ोटोज़ आए जब मक्का उनके यहाँ आई। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि सर, हम टॉक्सिन बाइंडर बढ़ा देंगे, मक्का की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, तो क्या हम ये मक्का रख सकते हैं। तो इसी के ऊपर मुझे लगा कि यार, ये जब एक फार्मर ये सोच रहा है तो बहुत से फार्मर्स के दिमाग में ये बात आती होगी। इस टाइम मक्का बहुत महंगी हो गई है, तो पोल्ट्री फीड बनाने वाले और डेयरी फीड भी, क्योंकि डेयरी फीड में भी मक्का तो इस्तेमाल होती है, तो मक्का जो भी इस्तेमाल करता है वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो ख़ास तौर से पोल्ट्री फीड बनाने वाले तो ज़रूर देखें। तो कैसी मक्का के अंदर टॉक्सिन बाइंडर काम नहीं करता है, मतलब अगर आपको विजिबल क्वालिटी मक्का की ख़राब लग रही है, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आपको ये चाहिए कि आप उसे यूज़ ना करें, मतलब टॉक्सिन बाइंडर उसमें कोई काम नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है कि अगर आप अपना फीड बनाते हैं तो क्या आप इस मक्का को ख़रीदेंगे। देखिए, ये मक्का आई ट्रक, मतलब ट्रक आया और ट्रक के अंदर जो कट्टे थे वो इस टाइप की उन कट्टों की कंडीशन थी। आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो मेज़ वीवेल है, या जिसे सुरसुरी भी कहते हैं आम जुबान में, वो किस तरीके से इसके ऊपर चल रहा है, और मॉइस्चर का पूरा एक इस कट्टे के ऊपर, जूट के कट्टे के ऊपर पूरा मॉइस्चर दिखाई दे रहा है कि कितना मॉइस्चर, इसकी हालत ख़राब है। तो ये वाली मक्का अगर आपके फार्म में आती है या आप ख़रीदने जाते हैं तो आप इसे परचेज़ करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि सभी मक्का ऐसी थी, लेकिन कुछ मक्का पूरे
जो कट्टे आए थे या जो पूरा स्टॉक आया था उसमें से काफ़ी सारी मक्का बीच बीच में से ऐसी ही निकल रही थी। तो अपना फीड अगर आप बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप इस मक्का को यूज़ नहीं करेंगे और नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप फीड बेचने के लिए बना रहे हैं तब यूज़ करेंगे, तो इसका जवाब भी आपको सोचना होगा, और ख़ास तौर से उन लोगों को सोचना होगा ये जवाब जो फीड बाहर से बना बनाया ख़रीदते हैं। उन लोगों के लिए बड़ा सवाल है कि अगर ये सेल करने के लिए फीड बनाया जाए इस मक्का से तो क्या इसे इस्तेमाल करेगा कोई बनाने वाला? कर भी सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है, आज का ज़माना ऐसा है। तो 30 टन का एक ट्रक आया मक्का का, और उसकी कीमत थी, क्योंकि 25 रुपये किलो इस टाइम मक्का चल रही है, तो लगभग 7.5 लाख रुपए उस मक्का की स्टॉक की कीमत थी, जिसका ये कंडीशन ये है जो आपको दिख रही है अभी यहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने फ़ोन किया, फार्मर ने कहा कि सर ये वाली मक्का आई है, इसमें से कुछ तो मक्का सही है और हम छांट रहे हैं, छांट के देखेंगे कि कौन सी मक्का है, वो रख लेंगे, बाकी भेज देंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये कम से कम तीसरा मतलब एक लॉट है, या तीसरा एक ऐसा केस है जिसका मेरे पास मतलब मैसेज आया और पूछने के लिए कि सर ये मक्का ऐसी आई है, क्या इसका करें। मैंने तीनों के तीनों केसेस में ये कहा है कि जिस ट्रक में आई है उसी ट्रक में ये कट्टे दोबारा लोड करो और इसे वहीं भिजवा दो जहाँ से ये आई है, इसे आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी यही हुआ, इन्होंने भी मतलब मेरी एडवाइस पे इसे वापस कर दिया। अच्छा, इनका कहना ये था यहाँ पर कि सर हम क्या टॉक्सिन बाइंडर ज़्यादा डाल के इस मक्का को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 25 रुपये किलो की मक्का है, 25 रुपये किलो का मतलब यह है कि कम से कम अगर 22 रुपये या 21 रुपये की मक्का अभी पिछले दिनों चल रही थी, तो उसके हिसाब से अगर लगाएं तो कम से कम 1.5 रुपये का डिफरेंस आ जाता है फीड में। और वो डिफरेंस जो आ जाता है वो तो आता है अगर मक्का ठीक है, उसके साथ साथ जो मोर्टलिटी होगी, जो बर्ड प्रोडक्शन करना कम कर देगा, और जो और प्रॉब्लम्स आएंगी उनका आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि ये मक्का इन्होंने तो वापस कर दी, लेकिन अब ये जाएगी कहाँ। इतना बड़ा स्टॉक जो 25 टन मान लो भेज रहा है, तो उसके पास क्या सिर्फ 25 टन होगा उस ब्रोकर के पास, या उस के पास जो स्टॉक जिसने रखा हुआ है उसके पास हो सकता है 200 टन माल हो, 500 टन माल हो, और वो सब ऐसा ही हो, है ना। और अगर 500 टन माल है उसमें से 50 टन भी अगर ऐसा है, तो वो ये मक्का जो जिस पे इतनी फंगस और इतने टॉक्सिन लगे हुए हैं, ये कहाँ पर जाएगी, इसे कौन खरीदेगा और कौन इसका फीड बनाएगा। क्योंकि ये अब आप सोचेंगे कि ये डिस्टिलरी में चली जाएगी, इसका अल्कोहल बनेगा, इथेनॉल बनेगा, शराब फैक्ट्री में जाएगी, वहाँ पर भी इसे ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सुलसुली डेवलप हो चुकी है, जो जिसे क्या कहते हैं, मेज वीवल डेवलप हो चुका है, कीड़े लग चुके हैं जो अंदर का स्टार्च खा जाते हैं। अगर स्टार्च इसके अंदर नहीं होगा तो इसका इथेनॉल भी नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये घूम फिर के फीड के अंदर आएगी, ठीक है। इसे कोई भी इतनी मक्का को 7.5 लाख रुपए के स्टॉक को कोई भी नदी में डिस्पोज नहीं करेगा और ना ही मिट्टी के अंदर गाड़ेगा। ये एक कटु सत्य है, ये कड़वा सच है।
तो मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि जो लोग अपना फीड खुद बनाते हैं, अपनी पोल्ट्री का फीड खुद खुद बनाते हैं, उनका अपनी फीड की क्वालिटी के ऊपर बहुत कंट्रोल रहता है। और कंट्रोल रहने की वजह से उनके यहाँ बीमारियाँ कम आती हैं, उनके बर्ड्स में बीमार कम होते हैं, वेट गेन अच्छा होता है, एफसीआर अच्छा आता है, जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल पोल्ट्री बिजनेस में और लोगों के मुकाबले बढ़ जाता है। उनके फार्म भी कम बंद रहते हैं, मतलब साल वो इंतज़ार नहीं करते हैं किसी चूज़ा सस्ता होने का या और चीज़ों का। वो लगातार अपना बिज़नेस चलाए रखते हैं, उनके यहाँ बर्ड आता रहता है, वो फीड बनाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं। तो वो किसी कंपनी के ऊपर, फीड रेट्स के ऊपर, इनके ऊपर निर्भर नहीं करते हैं जो अपना फीड बनाते हैं। और पोल्ट्री उनकी सीजनल नहीं होती, वो चूज़ा सस्ता होने का ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हैं। हालांकि उनके प्रॉफिट भी उससे इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो ये जो बात यहाँ पर हमने देखी है, इसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस क्या है? मतलब ये माइकोटॉक्सिन है कितने, क्या ये एक स्टॉक की ही बात है? ऐसा नहीं है कि मतलब सारी मक्का ही ख़राब होती है। सीज़न में मक्का आती है तो अच्छी मक्का भी आती है, बढ़िया ग्रो भी करता है, 1.4 का एफसीआर भी आता है लोगों का। लेकिन अगर हम ग्लोबल माइकोटॉक्सिन, जो टॉक्सिन्स होते हैं जो फंगस से निकलते हैं, उनका पूरी दुनिया के अंदर अगर देखें कि कितना ऑकरेंस है, कितने वो पाए जाते हैं, तो वो सर्वे जो हैं वो चौंकाने वाले सर्वे सर्वे हैं। मतलब 10 साल से सैंपल कलेक्ट हुए, लगभग 74,821 सैंपल 10 सालों में कलेक्ट किए गए अलग अलग रीजन से। मतलब 100 कंट्रीज़, दुनिया में कितनी कंट्रीज़ हैं? लगभग 200 के करीब कंट्रीज़ हैं। तो 100 देशों से 74,821 सैंपल कलेक्ट किए गए। उन्हें एफ्लाटॉक्सिन, फ्यूमिनोजेंस और ज़ीरालिनोन, डॉन, ओटीए, ओक्राटॉक्सिन और टी2 टॉक्सिन्स के लिए टेस्ट किया गया। उनमें देखा गया है कि ये वाले टॉक्सिन्स इनमें कितने पाए जाते हैं। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा ये सर्वे हुआ। तो एफ्लाटॉक्सिन्स, फ्यूमिनोजिन, ज़ीरालिनोन और टाइप बी ट्राइकोथिसिन्स जैसे डॉन है, या टाइप ए ट्राइकोथिसिन्स जैसे टी2 है। तो ये वाले जो टॉक्सिन है ये बहुत ख़तरनाक टॉक्सिन होते हैं। हालांकि हम सिर्फ एफ्लाटॉक्सिन्स की बात करते हैं, वो भी अपने आप में काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन ये ओक्राटॉक्सिन वगैरह भी काफ़ी फीड में पाए जाते हैं। तो इसके दो इफ़ेक्ट हमें हमारी इकोनॉमिक्स को, पोल्ट्री इकोनॉमिक्स को, डेयरी इकोनॉमिक्स को इम्पेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो टॉक्सिसिटी की आती है। अगर ये बहुत ज़्यादा है फीड के अंदर, जैसा कि अभी मक्का में देखा, अगर ये मक्का फीड में इस्तेमाल होगी तो रिजल्ट्स कुछ आपको ऐसे दिखेंगे, इस टाइप की टॉक्सिसिटी दिखेगी। कुछ टॉक्सिसिटी सब क्लिनिकल होती है, पता नहीं चलता है कि टॉक्सिसिटी है या नहीं है। अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको एक केस स्टडी इसी से रिलेटेड। तो टॉक्सिसिटी दिखती है हमें, और इसके कैरी ओवर इफ़ेक्ट्स होते हैं। कैरी ओवर इफ़ेक्ट्स का मतलब ये है कि ये मीट में, अंडों में, दूध में, इन सब चीज़ों में ये टॉक्सिन्स आते हैं और फिर ह्यूमन हेल्थ को, इंसानों की हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसे याद रखिए, ये एंटीबायोटिक्स से 1000 गुना ज़्यादा नुकसानदेह हैं हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली जाके ऑर्गन को डैमेज करते हैं, कैंसर करते हैं, और मतलब इम्यून सिस्टम को ख़राब करते हैं। मतलब क्या क्या करते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये काफ़ी कॉमन माइकोटॉक्सिन्स हैं जो पाए जाते हैं। अच्छा, ये आते कहाँ से हैं? तो सीधी सी बात है कि फंगस होती है इस टाइप की, ये फंगस का पिक्चर है। तो ये जब ग्रो करती है, जब ये बढ़ती है, तो बढ़ने के दौरान इसके अंदर से कुछ केमिकल बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, इसकी सराउंडिंग्स में जाते हैं, वो बिखर जाते हैं सराउंडिंग्स में, उन्हें माइकोटॉक्सिन कहा जाता है। अच्छा, ये जो माइकोटॉक्सिन होते हैं, ये जो एस्परजिलस, ये एक तरीके की फंगस होती है। तो ये किसी भी स्टेज में ग्रो कर सकती है। जब वो ग्रो कर रहा है प्लांट, उस टाइम भी आकर ये मतलब कॉर्न को या और भी फसलों को उन्हें इन्फेस्ट करती है, उनके ऊपर ग्रो करने लगती है। उस टाइम भी माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकती है। जब उसकी हार्वेस्टिंग हो रही हो, वो पक गया है पूरी तरीके से और आप उसे तोड़ रहे हैं रखने के लिए, उस टाइम भी माइकोटॉक्सिन्स इसमें लग जाते हैं। मतलब फंगस ग्रो करती है और माइकोटॉक्सिन्स आ जाते हैं। या फिर अगर आपने स्टोर किया है उसे और प्रॉपर मॉइस्चर नहीं है, तब भी फंगस ग्रो करती है और उससे फिर मॉइस्चर आने से फंगस ग्रो करती है और फिर उससे माइकोटॉक्सिन्स बन जाते हैं। इसी वजह से हम मक्का में हमेशा मॉइस्चर चेक करते हैं, क्योंकि मॉइस्चर चेक करने से हमें ये पता चल जाता है कि अगर 13% से कम मॉइस्चर है तो फंगस के लिए वो
सही नहीं होता है उतना मॉइस्चर, इतने कम मॉइस्चर में फंगस ग्रो नहीं कर पाती। इस वजह से हम ये कोशिश करते हैं कि मॉइस्चर जितना कम से कम हो उतना अच्छा हो। तो मॉइस्चर का इम्पोर्टेंस मक्का को ख़रीदते टाइम काफ़ी रहता है। तो बायोमीन एक कंपनी है जिसने 2004 में एक ग्लोबल सर्वे शुरू किया था और इसने माइकोटॉक्सिन को फीड में और उसके रॉ मटेरियल में देखना शुरू किया। तो लगभग 74,821 सैंपल्स को टेस्ट किया गया। उसमें फिनिश फीड भी था, मतलब जो फीड तैयार हो जाता है उसको भी चेक किया गया और फीड के रॉ मटेरियल्स को भी चेक किया गया, जिन्हें लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज से कलेक्ट किया गया था। उन सैंपल्स को 10 सालों के पीरियड में 15 जोग्राफिक रीजन्स थे। ये लिखने का मतलब यहाँ पर यह है कि अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग वेदर, तो उन सब जगहों से सैंपल्स को लिया गया। क्योंकि फंगस को क्या चाहिए, फंगस को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर चाहिए, मतलब नमी चाहिए, और थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो फंगस बहुत अच्छे से ग्रो करती है। तो ये जो सर्वे हुआ इसने पूरी दुनिया को कवर किया और ईयर टू ईयर एनालिसिस इसका देखा गया कि साल दर साल माइकोटॉक्सिन या फंगस किस तरीके से बदलती है और वेदर का जब वेरिएशन होता है तो कौन से माइकोटॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। तो इंडिया भी इस पर्सपेक्टिव में आया और बहुत इंटरेस्टिंग उसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। तो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये लेक्चर जो मैं बना रहा हूँ, वो इस वजह से बना रहा हूँ ताकि आप अपनी एक नज़र पैनी रखें और आपके यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें बहुत हद तक चांसेस ये हैं कि ये फीड में मौजूद टॉक्सिन्स की वजह से हो। और ऐसा नहीं है कि टॉक्सिन्स आके स्ट्रेट डैमेज करने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टॉक्सिन्स, ऐसा कोई फीड नहीं है जिसमें टॉक्सिन आपको ना मिले, मतलब 80% तक फीड में आपको टॉक्सिन्स मिलेंगे, लेकिन उनकी मात्रा कितनी है, ठीक है, ये भी देखना ज़रूरी होता है। और टॉक्सिन बाइंडर के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है। मतलब 5% भी आप टॉक्सिन बाइंडर के ऊपर अपने उसे नहीं डाल सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी को। ये बात आप मतलब ध्यान में रखें। जो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर विटामिन मिनरल कंटेंट्स डाउन है और वो माइकोटॉक्सिन उसके ऊपर हावी हो जाता है, मतलब आपके प्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर, जो उसकी फिजियोलॉजी है ना, सेल्स हैं जो काम कर रही हैं, तो इस वजह से भी माइकोटॉक्सिसिटी बढ़ जाती है क्योंकि न्यूट्रिएंट फीड में हम कम दे रहे हैं। और ये वाले जो न्यूट्रिएंट हैं जैसे विटामिन है, मिनरल हैं, ये बहुत मतलब सस्ते नहीं होते हैं। इन्हें बचा के फीड की कॉस्टिंग भी कई बार कम की जाती है, लो क्वालिटी का ले लिया, तो ऐसे में माइकोटॉक्सिन्स फिर अपना असर दिखाते हैं। तो जो लार्जेस्ट डेटा सेट माइकोटॉक्सिन कंसंट्रेशन का फीड या में देखा गया और इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट हुआ इस सर्वे में, प्रॉपर सर्वे में जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं थोड़ा सा। देखिए सर्वे बहुत बड़ा है, आप चाहें तो इंटरनेट पे डालेंगे माइकोटॉक्सिन सर्वे तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा, आप पूरा पीडीएफ पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में या साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनके पर्सपेक्टिव में, उसके हिसाब से मैंने इसमें से इन्फॉर्मेशन ली और आपको बता रहा हूँ। ट्राइकोथिसिन से करके कुछ माइकोटॉक्सिन्स होते हैं। इसे सबसे पहले इस वजह से लिया क्योंकि एफ्लाटॉक्सिन, ऑक्राटॉक्सिन के बारे में तो सब जानते ही हैं, लेकिन इसके बारे में कम जानते हैं और ये काफ़ी नुकसान पोल्ट्री में पहुंचाता है। क्योंकि ये क्या है, ये किडनी को डैमेज करता है। अक्सर आपको दिखेगा कि किडनी एकदम फूली हुई, सूजी हुई नज़र आएगी, उसके ऊपर छोटे छोटे दाने मतलब हेमरेज भी होंगे, खून भी उसका निकला हुआ होगा, और किडनी डैमेज की वजह से आपके यहाँ खूब मोर्टलिटी हो रही होगी और आप उसमें मतलब किडनी टॉनिक, किडनी फ्लशर लगाते रहेंगे, लेकिन कोई आपको उसमें समाधान नज़र नहीं आएगा। तो ये जो ट्राइकोथिसिन्स हैं, या टाइप ए जिसमें T2 आता है, या टाइप बी जिसमें डॉन आता है, डिऑक्सीनेवलिनॉल करके एक टॉक्सिन होता है, वो आता है, तो ये मुंह में छाले टाइप के कर देते हैं। ऐसा लगेगा आपको कि जैसे ये पॉक्स हो गया है ऐसे, लेकिन ये फाउल पॉक्स नहीं है, ये इसकी टॉक्सिसिटी है। ट्राइकोथिसिन्स जो माइकोटॉक्सिन है उनकी टॉक्सिसिटी देखने को ये मिलती है। इसके बाद एफ्लाटॉक्सिन्स आते हैं जिसकी वजह से एफ्लाटॉक्सिकोसिस होता है। आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल लीवर है बिल्कुल बर्ड का,
बिल्कुल मैरून रंग का और शार्प एजेस हैं इसके, और ये टॉक्सिक लीवर है। 3 ppm इसमें दिया गया था माइकोटॉक्सिन, तो उसमें ये टॉक्सिसिटी देखने को मिली। तो इस टाइप का लीवर इसमें हो जाता है। लंगड़ापन देखने को मिलता है क्योंकि ये विटामिन के मेटाबॉलिज्म को, ख़ासतौर से विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म को बहुत कम कर देता है और जाकर जोड़ों के ऊपर जमा होता है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इससे अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से लंगड़ापन देखने को मिलता है। बर्ड इस टाइप से पड़े हुए आपको दिखेंगे। तो ये भी एक टॉक्सिसिटी का सिम्टम है, एफ्लाटॉक्सिसिटी का। तो डिफरेंट माइकोटॉक्सिन्स अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो मेज़ के ऊपर कौन सी फंगस आके ग्रो करती है, वो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नाम की एक फंगस है, और ये फ्यूमिनोजेंस, डीऑक्सीनिवालिनॉल और ज़ीरालिनोन, एफ्लाटॉक्सिन, T2 टॉक्सिन और ओक्राटॉक्सिन। तो जब ये सर्वे देखा गया तो इन सर्वे में मेज़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिन पाए गए, मतलब 80% जो सैंपल थे उनके अंदर फ्यूमिनोजेंस पाए गए। मतलब ये जो फ्यूमिनोजेंस मिले ये उस लेवल में मिले जो लेवल एक बर्ड को नुकसान दे सकता है, इस लेवल में ये फ्यूमिनोजेंस पाए गए। तो 80% जो सैंपल थे वो कंटेमिनेटेड थे फ्यूमिनोजेंस से। लेकिन एक बात यह है कि पोल्ट्री इसके लिए काफ़ी रेजिस्टेंट है और पोल्ट्री में फ्यूमिनोजेंस इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो पॉइंट है यहाँ पकड़ने वाला वो ये है कि अगर फ्यूमिनोजिन है तो इसका मतलब फंगस है, और फ्यूमिनोजिन अगर प्रोड्यूस हुए हैं तो उस फंगस ने फिर एफ्लाटॉक्सिन्स को भी प्रोड्यूस किया होगा, T2 टॉक्सिन और ओक्राटॉक्सिन को भी किया होगा। अच्छा, जो मैंने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा है, क्योंकि लोग अपना वो चेक कराते रहते हैं फीड, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्यूमिनोजेंस चाहे भले ही रेजिस्टेंट हो, पोल्ट्री को नुकसान नहीं देते हों, लेकिन और टॉक्सिन्स तो करेंगे। जब एक प्रेजेंट है तो और भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ऐसी स्टडी तो कोई नहीं करता है, हालांकि इसमें किया गया है कुछ हद तक, 2 या 3 टॉक्सिन्स को एक साथ देखा गया है। इसके अलावा डिऑक्सीनिवालिनॉल करके या डॉन करके जो आता है वो 67% तक या 67% मेज़ इसकी कंटेमिनेटेड रहती है। तो उसमें गट लीजन्स देखने को मिलते हैं। आंतों के अंदर आपको छोटे छोटे लाल लाल रंग के धब्बे देखने को मिलेंगे। मतलब खून जब रिसने लगता है आंतों के अंदर, ब्लड वेसल्स फटने लगती हैं टॉक्सिन्स की वजह से, तो वो लीजन्स देखने को मिलते हैं। और ये इम्यूनिटी को डाउन करता है। तो सोचिए 67% मक्का ऐसी है जिसके अंदर टॉक्सिन्स हैं। ज़ीरालिनॉन जो है वो 44% में देखा गया। पोल्ट्री में ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन ब्रीडर्स के अंदर ये प्रॉब्लम कर सकता है, और गायों के अंदर तो करता ही है। अगर गाय को आप ये वाली मक्का खिलाते हैं तो गाय अबॉर्ट भी कर सकती है, ठीक है। तो उसके रिप्रोडक्शन को ये इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा 24% मक्का में एफ्लाटॉक्सिन मिले। एफ्लाटॉक्सिन सबसे ज़्यादा, मतलब इसके बारे में बात होती है, लोग जानते हैं। तो ये लीवर डैमेज करता है, प्रोडक्शन कम कर देता है, इम्यूनोसप्रेसिव है, इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा डाउन करता है। लेकिन लीवर डैमेज करने का जो इसका पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा T2 टॉक्सिन 12% मक्का में मिले, और ये जो T2 टॉक्सिन है ये लिम्फॉइड डिप्लीशन करते हैं, हीमोपोइटिक टिश्यूज़ का डिप्लीशन करते हैं। मतलब खून बनाने को कम कर देता है और लिम्फोसाइट्स कम हो जाती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि पक्षी को गंभोरो हो गई है, ठीक है। तो और उसका खून कम होता है, तो खून कम होने की वजह से बर्ड बिल्कुल वाइट हो जाता है, रेडनेस नहीं आती है बर्ड में। और ओक्राटॉक्सिन्स होते हैं, ओक्राटॉक्सिन 5% में मिले, और ये भयंकर किडनी डैमेज करते हैं। तो इसमें भी ऐसा लगता है कि IB आ गया है या IBD हो गई है या और कोई, लेकिन ये ओक्राटॉक्सिन की वजह से होता है। इसके अलावा फिर सोयाबीन मील जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बिना सोयाबीन मील के पोल्ट्री फीड बनता नहीं है। तो फ्यूमिनोजिन इसमें 23% मिले, डिऑक्सीनिवालिनॉल 31% मिला, ज़ीरालिनोन 61% मिले, और एफ्लाटॉक्सिन में इससे ज़्यादा इसमें पाए गए। अब सोचिए, हम मक्का भी मिला रहे हैं और सोया भी मिला रहे हैं, तो 29% सोया कंटेमिनेटेड है और 24% मक्का कंटेमिनेटेड है। तो उसकी जो फीड की कंटेमिनेशन फ्रीक्वेंसी है, ये कंटेमिनेशन परसेंटेज है, वो बढ़ जाएगी ना। इसी तरीके से T2 टॉक्सिन्स भी इसमें ज़्यादा पाए गए, और ओक्राटॉक्सिन भी
में से ज़्यादा इसमें पाए गए। तो कहने का मकसद ये है कि जब सोयाबीन मील और मक्का मिलेंगे, हम अक्सर ये सोचते हैं कि मक्का ही ख़राब है, और मक्का के अंदर जब अगर टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम आएगी तो हम मक्का को दोष देने लगेंगे। लेकिन सोयाबीन मील के अंदर भी हमें टॉक्सिन्स देखने को मिलते हैं, और उससे ज़्यादा देखने को मिले हैं। ये जो सर्वे हुआ है वो हमने यहाँ पर शेयर किया है। अच्छा, एक बात यहाँ पर है कि टॉक्सिन बाइंडर जो भी कंपनियां बनाती हैं, जो भी प्रोडक्ट हमें मार्केट में मिलते हैं, वो कभी ये क्लेम करते हैं कि ये जो टॉक्सिन बाइंडर है ये कितने टॉक्सिन को बाइंड करेगा। हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है ना। मान लीजिए 100 यूनिट टॉक्सिन्स हैं और टॉक्सिन बाइंडर खाली बाइंड कर रहा है 20 को। इसमें झूठ नहीं है कि वो कहेगा कि ये टॉक्सिन बाइंडर है और टॉक्सिन्स को बाइंड करेगा, लेकिन कितने को बाइंड करेगा। और आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे फीड में कितना टॉक्सिन है और मैं किसको कितनी मात्रा में बाइंड करूं। बस ये कह दिया जाता है 1 किलो टॉक्सिन बाइंडर डाल दो। तो जैसा सवाल इसमें इन्होंने पूछा था कि हम टॉक्सिन बाइंडर बढ़ा देंगे, तो दरअसल इनके दिमाग में यही चल रहा था कि मान लीजिए 1 किलो मैं टॉक्सिन बाइंडर डाल रहा हूँ, वो नॉर्मल मक्का में, क्योंकि इससे पहले मक्का जो आ रही थी बिल्कुल फ्रेश, एकदम क्लीन, मोती जैसे दाने आ रहे थे, लेकिन अचानक से ये आ गई, तो उसमें तो पता ही नहीं चला कि टॉक्सिन बाइंडर ने काम किया या नहीं किया। तो ये कोई भी प्रोडक्ट नहीं बताता है कि कितना टॉक्सिन कोई टॉक्सिन बाइंडर बाइंड कर लेगा, कितने पीपीवी तक हम कौन कौन सा टॉक्सिन बाइंडर कितना डालें, और आपको भी नहीं पता है कि आपके मक्का के अंदर माइकोटॉक्सिन है कितने। तो ये जो क्लेम होता है इसमें हमें थोड़ा सा विवेक से अपने काम लेना होता है। अगर हम हाथ में लेके मक्का देख रहे हैं और हमें नज़र आ रहा है कि ये काली है, इसके अंदर फंगस लगी हुई है, ये ठीक नहीं है, तो हमें उसे यूज़ नहीं करना है। उसे इस बेसिस पे आप अपने फीड में नहीं मिला सकते कि मैं टॉक्सिन बाइंडर भी मिला रहा हूँ। अगर विजिबल ख़राब है चीज़, या आपने उसका टेस्ट करा लिया है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी आई है, तो टॉक्सिन बाइंडर किसी काम के नहीं होंगे। ये अपना काम करते हैं लेकिन एक लिमिटेड लेवल में। लैब के अंदर वो आपको दिखा देंगे कि ये बाइंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन असली लैब तो फार्म है ना। तो फार्म के अंदर जब आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी, और मज़े की बात यह है कि जब प्रॉब्लम्स दिखेंगी तो आप पता नहीं लगा सकते हैं कि ये टॉक्सिसिटी की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपको ना तो अंदाज़ा है, ना एक्सपीरियंस है, ना आपने पैथोलॉजी पढ़ी है, ना आपने टॉक्सिसिटी पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ा है उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। तो इस वजह से ऐसी कंडीशन में हमें विजिबली अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। अगर हमें लग रहा है कि ये चीज़ ख़राब है तो हमें उसे बिल्कुल एक्सक्लूड कर देना चाहिए। फार्मिंग बंद कर दीजिए, 1 महीने मत कीजिए। अगर अच्छी चीज़ नहीं मिल रही है, मक्का अच्छा नहीं मिल रहा है, तो 1 महीने बंद कर दीजिए फार्म, 15 दिन बंद कर दीजिए, मत डालिए। महंगा ले लीजिए, 30 रुपए किलो की मक्का ले लीजिए, लेकिन अपने आप को उसके हवाले ना करें परिस्थिति। लेकिन अगर किसी ने फीड के अंदर डाल दी है, किसी फीड बनाने वाले ने ये सोच लिया कि चलो मैं टॉक्सिन बाइंडर थोड़ा बढ़ा के डाल दूंगा, मुझे 15 रुपए किलो में मिल रही है मक्का, और वो तो पैलेट बन जाती है ना, वो तो आप देख भी नहीं सकते हैं। जब पैलेट बन जाएगी तो आपको कुछ नज़र भी नहीं आएगा। जब आपके यहाँ अगर टॉक्सिसिटी आ भी गई तो फीड वाला उसे वापस ले लेगा, फीड को कहेगा कि आप इसे वापस कर दो और मैं दूसरा फीड भेज दूंगा। तो वो कहीं ना कहीं वो टॉक्सिसिटी वाला फीड कहीं ना कहीं तो फार्मर के यहाँ जाएगा ही,
और जहाँ पे भी जाएगा, जिस दिन वो कट्टा खुलेगा, वो बर्ड को बीमार भी करेगा। अब वो जितनी इंटेंसिटी, जितना ज़्यादा फीड खिलाया जाएगा कंटेमिनेटेड, उतना ज़्यादा बीमारी देखने को मिलेगी। और हर बार पीला लीवर आपको दिखे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा 100 में से 2 बार 3 बार ही होगा। ज़्यादातर टॉक्सिसिटी अननोटिस चली जाती है, इग्नोर हो जाती है। तो ये ग्लोबल रीजनल माइकोटॉक्सिन्स का अक्रेंस है अलग अलग जगहों में। ये पूरी की पूरी लिस्ट थी। अमेरिका में कौन से हैं, लैटिन अमेरिका में कौन से हैं, अफ्रीका में, चाइना में, रशिया में, इन जगहों में कौन से टॉक्सिन्स हैं। लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया, जो साउथ एशिया है, उसे लिया है, और साउथ ईस्ट एशिया जो थाईलैंड, म्यांमार वगैरह हैं, इन्हें लिया है। तो इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान में आते हैं ये साउथ एशिया। तो यहाँ पर एफ्लाटॉक्सिन B1, तो यहाँ पर एफ्लाटॉक्सिन BF1 की जो कंसंट्रेशन पाई गई है 50 माइक्रोग्राम पर केजी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 82% सैंपल्स थे, सभी मिला के, मतलब सोया क्या, मक्का, फिनिश फीड, सबको मिला के लगभग 82% ऑकरेंस एफ्लाटॉक्सिन्स का आया। ये बहुत ज़्यादा है, मतलब 100 किलो में से 82 किलो जो अगर हम देख रहे हैं कोई भी इंग्रेडिएंट, तो उसमें एफ्लाटॉक्सिन प्रेजेंट है। 20 माइक्रोग्राम पर केजी इसकी लिमिट देखी गई। इससे ज़्यादा ही है, इससे कम नहीं है। अच्छा, ये जो लिमिट होती है, ये कहा जाता है कि 100 ppb तक एफ्लाटॉक्सिन कोई हार्म नहीं करते हैं। ये बात ठीक भी है, मतलब ये फैक्ट है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे। लेकिन अगर दूसरे टॉक्सिन भी उसके साथ अवेलेबल हैं उस फीड के अंदर, तब वो 20 ppb पे ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। ये मैं अभी आगे बताता हूँ आपको। तो फ्यूमिनोजेंस जो हैं वो 69% तक हैं, और इसी तरीके से ज़ीरालिनोन कम देखे गया है इंडिया में 19.6% तक, और डॉन 23% तक, OTA 64% तक। अच्छा, ये दोनों चीज़ें ना आप ये ध्यान में रखिए। ये अभी मैं आपको आगे एक बिल्कुल प्रैक्टिकल केस दिखाऊंगा। T2 टॉक्सिन्स जो हैं ये काफ़ी कम मिले हैं। इसी तरीके साउथ एशिया में भी इतने ये ज़्यादा देखने को नहीं मिला, वो हमारे उसका हिस्सा भी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये चीज़ें मिल रही हैं इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट एनवायरनमेंट ऐसा है कि फंगस ग्रो कर जाती है। तो रीजनल जो माइकोटॉक्सिन अक्रेंस हमें देखने को मिली साउथ एशिया में, तो 82% सैंपल जो थे इनके अंदर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव सैंपल फाउंड इन एनी रीजन। सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर एफ्लाटॉक्सिन कहीं पाया गया है तो 82% सैंपल्स वो साउथ एशिया के हैं, मतलब इंडिया ही है उसमें एक मेन। तो एफ्लाटॉक्सिन रीच दी मीडियन कंसंट्रेशन, हाई मीडियन कंसंट्रेशन, मतलब ये काफ़ी हाई कंसंट्रेशन है, मानी जाती है, टॉक्सिक मानी जाती है। और 61 और 41% तक जो इनके सैंपल्स थे, हमारे यहाँ के जो साउथ एशिया के सैंपल्स हैं, वो यूरोप में जो मैक्सिमम लिमिट्स हैं उस से भी ज़्यादा देखे गए। मतलब हमारे यहाँ की मिनिमम और उनके यहाँ की मैक्सिमम, उनके यहाँ की मैक्सिमम से ज़्यादा है हमारे यहाँ की मिनिमम। तो मतलब हमारे यहाँ का जो मिनिमम है वो उनके मैक्सिमम से ज़्यादा है। और उसमें से कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन यूरोपियन देश ठंडे इलाके हैं और वहाँ पर ज़्यादातर वीट यूज़ होता है फीड के अंदर। हमारे यहाँ मक्का यूज़ होती है, यूएस में मक्का यूज़ होती है, और हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो फंगस हमारे यहाँ होती भी ज़्यादा है। लेकिन उसे मैनेज कैसे करें, ये भी तो हमें देखना है ना। जब तक हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं होगी तो हम अपने सप्लायर ट्रेडर से भी नहीं कह पाएंगे, और ख़ुद भी। हालांकि इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है, अब कुछ कुछ सैंपल ही ऐसे आते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कोई सही सैंपल भी हैं, मतलब 82% में हमें कंटेमिनेशन देखने को मिला है। तो ओकरा टॉक्सिन वॉज डिटेक्टेड इन 60% ऑफ सैंपल, विच वॉज अगेंस्ट द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव सैंपल डिटेक्टेड इन एनी डाटा सेट। मतलब ओकरा टॉक्सिन और एफ्लाटॉक्सिन, और दोनों ही पोल्ट्री के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। ओकरा टॉक्सिन मैंने बताया आपको किडनी डैमेज करता है, और एफ्लाटॉक्सिन लीवर डैमेज करता है, और दोनों ही मिलके पोल्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो पूरी दुनिया में कहीं इतना नहीं मिला ये पॉजिटिविटी जितनी
हमारे यहाँ साउथ एशिया में ये चीज़ें मिली हैं। नियरली ऑल सैम्पल्स 99.6% सैम्पल्स जो थे कंपाइल्ड विद मोस्ट स्ट्रिंजेंट यूरोपियन गाइडलाइन वैल्यू फॉर OTA इन फीड। मतलब जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है यूरोपियन यूनियन की, यूरोपियन कंट्रीज़ की, अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो 99.6% सैंपल्स हमारे यहाँ OTA से कंटेमिनेटेड थे, ओक्राटॉक्सिन से कंटेमिनेटेड पाए गए। तो इन एडिशन टू एफ्लाटॉक्सिन B1 एंड OTA, फ्यूमिनोजेंस वर प्रेवलेंट इन साउथ एशिया एंड डिटेक्टेड इन 69% ऑफ सैंपल। अब यहाँ पर ये बात आप समझ लें, ध्यान में रखें कि हर मतलब फीड में टॉक्सिन्स प्रेजेंट हैं ही लगभग। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 10 साल का सर्वे कह रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बायोमिन, जिसे मतलब पहले बायोमिन कहते थे, अब पता नहीं किसी और मल्टीनेशनल कंपनी ने इसे टेक ओवर कर लिया है, शायद DSM ने, तो अब ये DSM के अंडर आती है। तो जब ये लोग कह रहे हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में जब 75,000 से मतलब 75,000 के करीब सैंपल्स को टेस्ट किया, तो ये रिज़ल्ट्स वो देखने को मिले। और ये तो हो गई पढ़ाई लिखाई की बात, रिसर्च पेपर की बात। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा जो प्रैक्टिकल मैंने देखा। इन टोटल 64% ऑफ ऑल सैंपल्स, उनके अंदर जितने भी सैंपल्स थे, 64 सैंपल्स जो थे, 3 से ज़्यादा माइकोटॉक्सिन मिले। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि एफ्लाटॉक्सिन अलग है, ज़ीरालिनोन अलग है और ओक्राटॉक्सिन अलग है, लेकिन 64 सैंपल्स के अंदर 3 से ज़्यादा या 3 के बराबर माइकोटॉक्सिन्स मिले हैं वर फाउंड टू कंटेन मोर देन और इक्वल टू 2 माइकोटॉक्सिन। तो जब एक से ज़्यादा माइकोटॉक्सिन एक ही फीड में हमें मिल रहे हैं, एफ्लाटॉक्सिन B1 एंड ओक्राटॉक्सिन वाज मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिटेक्टेड कॉम्बिनेशन इन फिनिश फीड फ्रॉम साउथ एशिया। 81% सैंपल्स में एफ्लाटॉक्सिन B1 और ओक्राटॉक्सिन्स मिले। इसके अलावा फ्यूमिनोजेंस भी मिले इसके साथ साथ, और इनका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है। एफ्लाटॉक्सिन B1 100 ppb है, 150 ppb है, 200 ppb है, तब भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ आती हैं निकल के, और आपको और होता भी सिर्फ यही चेक है, और कोई दूसरी चीज़ चेक भी नहीं होती। हालांकि IVRI वगैरह में सैंपल ओक्राटॉक्सिन के भी चेक किए जाते हैं, और जो लैब्स हैं वो इसे भी चेक करती हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे कोई चेक करवाता नहीं है। एफ्लाटॉक्सिन को करवाएंगे और फिर किसी रेफरेंस से दिखा देंगे कि भाई ये देखो इतना तो ये चल जाता है, तो ये टॉक्सिसिटी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रिजल्ट्स हमें ये बताते हैं सर्वे के कि एक से ज़्यादा माइकोटॉक्सिन एक फीड में मिलते हैं, और ये रूल है, ये एक्सेप्शन नहीं है कि किसी किसी में मिलेंगे। हर एक फीड में लगभग एक से ज़्यादा माइकोटॉक्सिन हमें मिलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ये तो हो गई रिसर्च की बात। एक फार्म था, ये पिछले साल की बात है, तो वहाँ पर मॉर्टलिटी नहीं रुक रही थी। इंटीग्रेटर हैं वो, और उनके यहाँ लगभग कुछ नहीं तो मतलब 27, 28 या 30 के करीब फार्म थे जिनमें अलग अलग टाइप से मॉर्टलिटी हो रही थी, और हर एज में हो रही थी। पहले हफ्ते से शुरू होती थी, और जब तक बर्ड 2 सवा 2 किलो का नहीं हो जाता है तब तक ये मॉर्टलिटी चलती रहती थी। इस टाइप का लीवर लगभग देखने को मिलता था। किडनी भी डैमेज थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं किडनी कितनी फूली हुई है, लीवर का रंग कैसे पेल हो गया है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए बिल्कुल टॉक्सिसिटी के मतलब साफ सिम्टम आपको दिख रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ वैसे देख के नहीं समझ सकता है कोई, ठीक है, क्योंकि इसमें इकोलाई थी। ये जिस फ्लॉक का ये केस था उसमें इकोलाई भी दिख रही थी। जब इकोलाई दिख जाती है तो और चीज़ें लोग नकार देते हैं, उन्हें देखना ही बंद कर देते हैं। और ये आप देख सकते होंगे किस तरीके से ये मुर्गियाँ यहाँ पर मरी पड़ी हैं। लगभग 1 सवा किलो का ये बर्ड था। यहाँ से पीछे से देखिए, इस टाइप की हरी रंग की बीट, एक अजीब सी मतलब लाइट ग्रीन कलर की बीट पूरे फार्म में देखने को मिल रही थी, और इनका वेंट इससे चिपका हुआ था। ऐसे ही ये आपको दिख रहा होगा, ये इंटेस्टाइन के अंदर ये जो रेडनेस है, ये आप दिख रही है। तो इस टाइप की ये रेडनेस या हेमरेज देखने को मिले, और ये आप देख सकते हैं इसका प्रोवेंट्रिकुलस किस तरीके से छिला हुआ है बिल्कुल। और गिजर्ड में भी कुछ स्पॉट्स थे, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स थे यहाँ पर, और खूब मोर्टलिटी हो रही थी। मतलब एक दिन में अगर 8,000 का फ्लॉक था तो 60 मोर्टलिटी तो बहुत आम बात थी।
कुछ मेडिसिन करते थे, इम्यून बूस्टर लगाया, विटामिन्स लगाए, तो उससे कुछ मोर्टलिटी में फ़र्क आता था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था कि ये हाल फिलहाल में संभल जाएगी। तो खैर मैंने इनसे कहा कि आप जो है अपना ये चेक कराइए फीड। तो इन्होंने IVRI सैंपल को भेजा एफ्लाटॉक्सिन, ऑक्राटॉक्सिन और प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी वगैरह को चेक कराने के लिए। तो जो एफ्लाटॉक्सिन के रिजल्ट्स आए तो उसमें 44 ppb आया एफ्लाटॉक्सिन। 3 सैंपल गए थे, ये 2 एक ही के फीड थे, एक अलग का फीड था। तो दोनों कम ऑक्राटॉक्सिन पॉजिटिव आया, 100 ppb 100 ppb। अच्छा, ऑक्राटॉक्सिन के बारे में ना ये जानते, एफ्लाटॉक्सिन के बारे में जब कहा गया तो उन्होंने कहा इस वाले फीड में 40 ppb आया, कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ, ज़्यादा नहीं है, इतना डैमेज नहीं करेगा ये, लेकिन आया तो है ना। तो जो वहाँ पर हम देख रहे थे सर्वे के अंदर 99.6% सैंपल पॉजिटिव थे, तो यहाँ पे 3 सैंपल गए और तीनों के अंदर हमें एक तरीके से टॉक्सिसिटी देखने को मिली। तो 95% यहाँ 95 ppb यहाँ थी और 108 ppb यहाँ थी। तो जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो लिटरेचर है उसमें ये इस पे टॉक्सिसिटी नहीं होती है, इतना चल जाता है, ये हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से है। लेकिन जब लिटरेचर क्या कहता है कि ऑक्राटॉक्सिन अगर 4 माइक्रोग्राम ऑक्राटॉक्सिन पर ग्राम ऑफ फीड है, मतलब अगर 4 ppb भी है, तो वो अपना टॉक्सिसिटी ऑक्राटॉक्सिन की दिखाना शुरू कर देता है 4 ppb से, और यहाँ पर कितनी है 100 ppb। और दूसरी बात यह है कि ऑक्राटॉक्सिन जब एफ्लाटॉक्सिन के साथ मिलता है तो एक और एक मिलके 11 बनते हैं, ठीक है। तो ऑक्राटॉक्सिन की जो लिमिट है वो कितनी है 100 ppb, और हमारे सैंपल में भी कितने आए थे, ये 4 ppb से इसने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया था। और ये रिसर्च है ये 1988 की है। अब तो क्योंकि लोग अपने हिसाब से प्रोडक्ट के हिसाब से रिसर्चेस को वो कर देते हैं, लेकिन पुरानी जो रिसर्चेस हैं उनमें साइंस की ही बात होती थी। तो ऑक्राटॉक्सिन करता क्या है बेसिकली, ये गट डिस्बायोसिस करता है, मतलब जो अंदर का प्रोबायोटिक एनवायरनमेंट है, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उन्हें जाकर नष्ट करने लगता है, और उनके जो टाइट जंक्शन है इंटेस्टाइन के उन्हें तोड़ने लगेगा, इम्यूनिटी को डैमेज करेगा, और बैक्टीरिया को, वहाँ के बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है, अच्छे जो बैक्टीरिया हैं उन्हें ख़राब करना शुरू करेगा, उन्हें अच्छे को मारेगा, और जो ख़राब बैक्टीरिया होंगे इकोलाई, साल्मोनेला वगैरह, वो पनपने लगेंगे। इससे गट परमेबिलिटी बढ़ जाती है, और जो बैक्टीरिया हैं उनके प्रोडक्ट्स हैं LPS वगैरह अंदर जाके इन्फ्लेमेशन करते हैं, और ऐसा लगता है कि इन्फेक्शन हो गया है। आप एंटीबायोटिक चलाते रहेंगे, कोई फ़ायदा आपको नज़र नहीं आएगा एंटीबायोटिक का, क्योंकि वो केस ही टॉक्सिसिटी का है, जैसा दिखाया मैंने आपको। अब ये दूसरा था, ये लेयर फार्म का एक केस था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सफ़ेद हुआ पड़ा है लीवर, ये भी देखिए। और यही उनके यहाँ, मतलब उसी पर्टिकुलर उससे जो फीड जा रहा था वो ब्रॉयलर में जा रहा था। जो अंडे थे उनकी शेप बिगड़ चुकी थी। हार्ट है, हार्ट के ऊपर जो फैट होता है वो बिल्कुल एक तरीके से हेमरेज ही हेमरेज आप उसमें देख सकते हैं। फैट के ऊपर कितने हेमरेज आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब टॉक्सिसिटी के निशान थे, लेकिन वही बात है, सिर्फ निशान देख के हम नहीं कह सकते हैं ना, क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही चेक कराया गया, और दोनों में ऑक्राटॉक्सिन भी मिले और एफ्लाटॉक्सिन भी मिले, और यहाँ पर भी ऑक्राटॉक्सिन भी मिले सैंपल 1 में, सैंपल 2 में, और एफ्लाटॉक्सिन तो थे ही। एफ्लाटॉक्सिन तो यूनिवर्सल है, सब जगह मिले ही। तो बात जो बताना मैं ये चाह रहा था कि फीड में टॉक्सिन बाइंडर एक दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है वाली बात है कि हम टॉक्सिन बाइंडर डाल रहे हैं, लेकिन उसके भरोसे पे फीड नहीं चलाना है। हर एक फीड कंटेमिनेटेड है, लेकिन एक लिमिट में अगर हम उसे इस्तेमाल करेंगे तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम मक्का को अपनी आँखों से देख लेंगे और साफ़ मक्का को इस्तेमाल किया जाएगा, अच्छी जगह से सोया लेंगे, सोया DOC बहुत अच्छी कंपनियों से, हर कोई एरा गैरा प्लांट लगा के और सोया DOC निकालने लगता है, और वो सस्ती भी देता है। लेकिन हर एक जगह से अगर आप लेंगे किस टाइप की प्लांट की वो निकली हुई है, कैसी सोया उसने ली, जो रेप्यूटेड कंपनियां हैं जिनका काम ही सिर्फ सोया DOC बनाना है,
उन्हें कांटेक्ट करें, उनसे लें, चाहे भले ही 2 रुपये आपको महंगी मिल रही हो वहाँ से। आप वहाँ पर पैसा अगर ज़्यादा लगा देंगे ना, तो वो पलट के आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा भी। अगर आपने वहाँ पर 2 रुपये बचाए तो वो आपके 10 रुपये बनकर निकलेंगे। तो हर चीज़ अच्छी इस्तेमाल कीजिए। विटामिन अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कीजिए, ट्रेस मिनरल अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल कीजिए, जो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उन्हें अच्छा इस्तेमाल कीजिए, और तो प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। लेकिन विजिबली अगर कोई चीज़ ख़राब है तो उसे देखकर अपना फीड, मतलब उसे देखकर कुएं में ना कूदें आप। तो जैसा मैंने बताया, हम लोग कई सारे फार्मर्स के साथ अब जुड़े हुए हैं, प्रीमिक्स देते हैं और फार्मर्स भी खुश हैं, अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो आप भी एक बार इसे, अगर आप अपना फीड बनाते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप ट्राई करें ये। और इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें इन एक्सपीरियंस के मतलब के उस पे मैंने देखी हैं, तो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। हमने बहुत सी चीज़ें, बहुत से जो फ्लॉज थे उन्हें रेक्टिफाई करने की कोशिश की है। तो फीड भी सस्ता बनता है और रिज़ल्ट्स भी अच्छे आते हैं। और अगर आप कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये सबको साथ शेयर करनी चाहिए, इसका समाधान मिलना चाहिए, तो आप मेरे साथ शेयर करें उसे, और कोशिश करूँगा उस पर कोई वीडियो बनाऊँ जिससे सबका भला हो। तो अभी देखने के लिए थैंक यू। और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें वीडियो का, मैं बहुत सी चीज़ें उसमें लिंक्स विंक्स और वो सब डालता हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डालता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें और कमेंट वगैरह करते रहा करें, ताकि एक राब्ता कायम रहे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में।